जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो है सिलेक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आपको इस बार जो है 100% जो आरपीएफ एसआई और 100% जो एसआई कांस्टेबल में जो है तैयारी करना है। तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो में दोस्तों आरपीएफ एसआई या फिर कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी 100% जो है क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है वो सारे सिलेक्शन वाला आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज़ें आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस एग्जाम में इस सारे क्वेश्चन से। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन बताते हैं इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और साथ ही हमारे जो भी बच्चे पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करके ये पेड पीडीएफ लेके आपको इस बार एसएससी यहाँ पे इस बार दोस्तों आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में जो है सिलेक्शन ले लेना। ठीक है, इस बार दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन होने की गारंटी ये पीडीएफ आपको देती है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, और अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से कंप्लीट देखना। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों कि चीनी यात्री हेन सॉन्ग ये किसके समकालीन थे। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। हेन सॉन्ग जो थे ये दोस्तों किसके समकालीन थे। चीनी यात्री जो हेंग सॉन्ग थे ये किसके समकालीन थे। चार ऑप्शन आपके सामने, चंद्रगुप्त द्वितीय के, या फिर आपका रुक्मा देवी के, या फिर आपका हर्षवर्धन के, या फिर आपका बिंदुसार के। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के जो है समकालीन थे कौन, चीनी यात्री हेन सॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हेन सॉन्ग ने जो है अपनी भारत यात्रा का वर्णन जो है अपनी कौन सी बुक में लिखी थी, तो याद रखिएगा सीयू बुक में लिखी थी। ठीक है, सीयू याद रखिएगा दोस्तों, सीयू बुक में जो है हेन सॉन्ग ने अपनी भारत यात्रा का जो है वर्णन अपने सीयू बुक में जो है किया है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हेन सॉन्ग का जो है हेन सॉन्ग को जो हम लोग यात्रियों का जो है राजकुमार के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सितानवासन की गुफाएं जो है किस धर्म से जो है संबंधित है। बताइए सितानवासन की गुफाएं जो है ये किस धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म, शैव धर्म, या फिर आपका बौद्ध धर्म, या फिर आपका जैन धर्म। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और बता दें वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक चीज़ें आपके लिए तैयार किया गया। अगर आप आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज करके ये पेड पीडीएफ आप ले लेना दोस्तों, और एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर देखना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म। याद रखिएगा यहाँ पे कि सितानवासन की गुफाएं जो है ये जैन धर्म से जो है संबंधित है। और तो याद रखिएगा सितानवासन की गुफाएं जो है ये तमिलनाडु राज्य के जो है पुदुकोट्टाई में जो है जिले में जो है स्थित है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई जिले में जो है सितानवासन की गुफाएं जो है स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सितानवासन की गुफाएं को जो है हम लोग क्या कहते हैं, अरिवर कोयल भी कहा जाता है। ठीक है, सितानवासन की जो गुफाएं हैं इसको हम लोग अरिवर कोयल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सितानवासन की गुफाएं का निर्माण जो है ये द्वितीय शताब्दी में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा सेकेंड शताब्दी में किया गया था। और याद रखिएगा यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। और जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया जा रहा है आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वो किसके द्वारा कराया गया था। चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, अशोक के द्वारा, या फिर आपका कनिष्क के द्वारा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अगर पता है तो। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखिएगा तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है अशोक द्वारा जो है करवाया गया था। और याद रखिएगा तृतीय बौद्ध परिषद जो है ये पाटलिपुत्र में जो है अशोक के संरक्षण में जो है आयोजित की गई थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि तृतीय बौद्ध परिषद का जो है आयोजन जो है ये लगभग 250 ईसा पूर्व पहले करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब दोस्तों, 250 ईसा पूर्व पहले। ठीक है, और साथ ही बता दें यहाँ पे कि तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन ये 250 ईसा पूर्व पहले करवाया गया था। और दोस्तों आप मोगली पुत्तिस, ठीक है, मोगली पुत्तिस के जो है अध्यक्षता में जो है तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो कि आपका 250 ईसा पूर्व में करवाया गया था। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन ये वर्ष कब किया गया था, 483 में। ठीक है, याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में जो है अजातशत्रु के संरक्षण में जो है
करवाया गया था और महाकच्छप के जो है अध्यक्षता में, जो कि आपका राजगिरी में करवाया गया था, ठीक है, आयोजित की गई थी। साथ याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये कब करवाया गया था, तो द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये 383 ईस्वी में ईसा पूर्व जो है पहले करवाया गया था, ठीक है, ईसा पूर्व पहले द्वितीय बौद्ध परिषद। और दोस्तों ये दोस्तों काला शौक के संरक्षण में और दोस्तों आपका सबकामी के अध्यक्षता में जो है वैशाली में जो है आयोजित की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन जो है ये 72 ईसा पूर्व पहले, ठीक है, 72 ईसा पूर्व पहले जो है कनिष्क के संरक्षण और दोस्तों वस्तुमित्र के जो है अध्यक्षता में जो है कुंडलवन जो है कश्मीर में आयोजित की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन ये 483 ईसा पूर्व पहले हुआ था, जो कि अजातशत्रु और महाकच्छप के अध्यक्षता में किया गया था। और याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध परिषद जो कि आपका 383 ईसा पूर्व पहले किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है ये आपका कब किया गया था, तो याद रखिएगा 72 ईसा पूर्व पहले किया गया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व पहले करवाया गया था। इतने सारी चीज़ें आपको बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण जो है मूलतः जो है किस वंश के शासन काल के दौरान जो है कराया गया था, नंद वंश, गुप्त शुंग वंश, कर्ण वंश या फिर आपके मौर्य वंश। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड वाले पीडीएफ चाहिए वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला जो है पीडीएफ लेके इस बार आप आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर आरपीएफ एसआई दोनों में किसी में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। एक बार एग्जाम देने से पहले आप एक बार जो है ये सारे क्वेश्चन का रिविजन कर लेना है दोस्तों। सिलेक्शन जो है दोस्तों आपका 100% होने वाला है दोस्तों अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों कि बौद्ध धर्म से जो है संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का जो है निर्माण ये मूलतः किस वंश के जो है शासनकाल के दौरान कराया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करिए ऑप्शन नंबर डी के बारे में तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। बात कर लेते हैं डी के बारे में तो मौर्य वंश आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है प्रख्यात जो है भवन का संरचना धार्मिक स्तूप का जो है निर्माण जो है ये मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। और धार्मिक स्तूप का जो है उत्तर प्रदेश राज्य की जो है सारनाथ वाराणसी में जो है स्थित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि धार्मिक स्तूप के बारे में कि यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो है पहला अपना उपदेश जो दिया था यह इस स्थान पर दिया था, कहाँ पे दोस्तों, सारनाथ में। और यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि धार्मिक स्तूप को जो है सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों धार्मिक स्तूप के बारे में, तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो उसका सवाल का जवाब आप अच्छे से दे सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आरपीएफ में इस बार आपको सिलेक्शन लेके ही रहना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बार बार पढ़ने से अच्छा आप एक बार पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता है, उत्तरापथ कहा जाता है, पूर्वी पथ कहा जाता है, बादशाही सड़क या फिर आपका राजपथ कहा जाता है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों और याद रखिएगा आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात कर लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरापथ, ठीक है। याद रखिएगा उत्तरापथ आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है ये कई शासकों द्वारा जो है कराया गया था। और याद रखिएगा कि मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो है इसे उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा 16वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है, यानी दोस्तों 16वीं शताब्दी में जो है ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये पुनः निर्माण का जो है श्रेय किसको दिया जाता है, तो शेरशाह सूरी को दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड का जो है अन्य नाम हम लोग सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का जो है अन्य नाम यानी अलग नाम से हम लोग जानते हैं, सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको बताएं दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसने जो है धर्म विजय या धार्मिकता की जो है द्वारा जो है विजय की जो है नीति विकसित की है। बताइए बिंदुसार, महेंद्र, अशोक या फिर आपका बिंबिसार। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा वहाँ पे दोस्तों लाइव क्लास चलता है सारे, तो ये सारे आरपीएफ का लाइव क्लास करना चाहते हैं तो ये हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ से लाइव क्लास कर सकते हो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों अगर पता है तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अशोक, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कि अशोक ने जो है धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा जो है विजय की जो है नीति विकसित की है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक मौर्य वंश का सम्राट था
और ये दोस्तों याद रखिएगा कि अशोक का जन्म जो है ये वर्ष 304 ईसा पूर्व पहले जो है हुआ था ये। और ये जन्म जो हुआ था दोस्तों अशोक का, ये कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र को हम लोग जो है वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अशोक का जो है सिंहासन पर जो है मगध के सिंहासन पर जो बैठा था ये वर्ष 269 ईसा पूर्व पहले बैठा था, ठीक है। और इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो यह दोस्तों 232 ईसा पूर्व पहले जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जन्म जो हुआ था ये अशोक का, ये आपका 304 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और ये मगध के सिंहासन पर 269 ईसा पूर्व पहले बैठा। और इसकी मृत्यु जो हो गई ये 232 ईसा पूर्व पहले हो गई, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा कि अशोक को जो है हम लोग देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अशोक को हम लोग दोस्तों एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा जितने भी सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड बताए जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध जो है उड़ीसा में कब लड़ा गया था, बताइए। 261 ईसा पूर्व पहले, या फिर आपका 262 ईसा पूर्व, या फिर आपका 260 ईसा पूर्व, या फिर आपका 264 ईसा पूर्व। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगर इस बार आरपीएफ में सिलेक्शन चाहिए, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल का हो या फिर आरपीएफ एसआई का हो, ये दोनों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वह सही क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने जो है सम्राट अशोक को जो है युद्ध छोड़ने और दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया था। और यह युद्ध उड़ीसा में जो है वर्ष 261 ईसा पूर्व पहले जो है लड़ा गया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सम्राट अशोक ने जो है युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने का जो फैसला जो लिया था वो कलिंग युद्ध में जो है हुए भयानक नरसंहार को देखते हुए लिया था, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध जो था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कलिंग युद्ध जो है वो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा जो है अनंत पद्मभन के जो है बीच में हुआ था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि युद्ध में जो है सम्राट अशोक जो है विजय हुआ, और जिसका उल्लेख जो है सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वर्णित किया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें जितने भी बताया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर जो है अपने कितने आदेश उत्कीर्ण जो है करवाकर अपने राज्य के जो है प्रमुख स्थानों पर जो है स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। 8, 10, 14 या फिर आपका 16। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। अगर आप एक बार भी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। और दोस्तों जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक बार मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले लीजिए। और एग्जाम से पहले आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रामबाण होने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप ये पीडीएफ आप लेंगे, और पीडीएफ में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी दोस्तों यहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताया जाता है अच्छे से याद कर लेना। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बात कर लेते हैं 73 का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी अगर बिल्कुल सही टिक किए तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सम्राट अशोक ने जो है पत्थर के स्तंभों और जो है पत्थर के तख्तों पर जो है अपने 14 आदेश उत्तीर्ण करवाकर जो है अपने राज्य के जो है प्रमुख स्थान पर जो है स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। साथ ही याद रखिएगा कि सम्राट अशोक के समय जो है वो इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो 14 शिलालेखों से मिलती है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि दोस्तों सम्राट अशोक के शिलालेख से जो है सबसे पहले जो है ये 1837, याद रखिएगा दोस्तों कब दोस्तों, ये 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेस ने जो है पढ़े थे, ठीक है। याद रखिएगा इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो जो भी क्वेश्चन में डॉट है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो भी कमेंट बताइएगा दोस्तों सारा डॉट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हर्यक वंश जो है का संस्थापक कौन था, शिशुनाग, उदयन या फिर आपका बिंबिसार या फिर आपका बनानंद। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो है दोस्तों ये आपका हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हर्यक वंश का जो है संस्थापक बिंबिसार को जो है श्रेणिक का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिंबिसार को दोस्तों श्रेणिक नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा।
और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना जो हुई थी ये 544 ईसा पूर्व जो है पहले हुई थी, ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। साथ ही याद रखिएगा कि हर्यक वंश की राजधानी, ठीक है, हर्यक वंश की जो है राजधानी ग्रीवर है, जिसको हम लोग आज राजगृह के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर बात करें तो वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक चली थी। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रतिहार, और या फिर आपका पाल, या फिर आपका सेन, या फिर आपका राष्ट्रकूट। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं, ठीक है। बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बताएं और एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं दोस्तों, वो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाल, ठीक है। पाल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि उपरोक्त पाल साम्राज्य जो है वो सबसे लंबी अवधि तक रहा है। और याद रखिएगा कि प्रतिहार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल की अवधि जो चली थी ये 8वीं शताब्दी से लेकर दोस्तों आपका कब तक चला था, 11वीं शताब्दी तक जो है चला था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पाल साम्राज्य, ठीक है, इसका अवधि जो चला था ये 750 से लेकर आपका 1140 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और ये भी याद रखिए यहाँ पे दोस्तों इसका शासनकाल अगर बात किया जाए तो पाल वंश का जो चला था ये 750 से लेकर आपका 1174 ईस्वी तक जो है चला था, ठीक है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि सैन साम्राज्य जो चला था ये सैन साम्राज्य का जो शासनकाल जो चला था ये 1070 से लेकर आपका 1230 ईस्वी तक जो है चला था इसका अवधि। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो शासनकाल जो चला था आप देख सकते हैं जो कि आपका कब तक चला था, 735 से लेकर, ठीक है। याद रखिएगा तो 735 ईसा पूर्व से लेकर आपका 982, ठीक है, 982 ईसा पूर्व तक जो है चला था राष्ट्रकूट वंश का जो है शासनकाल, ठीक है। तो चलिए इतने सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप वीडियो को एक बार जरूर लाइक करना, और दोस्तों को शेयर नहीं किए तो जाके शेयर भी कर लेना, जो भी बच्चे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन नहीं सेलेक्ट किए तो जाके सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को एंड करते हैं। तब तक दोस्तों मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।